साथ ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस समय सत्ता में थी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम उस समय भी किया और अब चुनाव से पहले कल के दिन भी जब प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान के समर्थन में वहां नारे लग गए। जिस व्यक्ति पे इतनी ज्यादा गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पे बैठ जाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले बिना किसी डाटा के और बिना किसी तथ्य के, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो ये आपकी रीवा ढवाली है। और वहां की पुलिस तो साफ साफ बोल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल ही लिख के बोल दिया था कि ये लोग हमारी पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो वहां पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में परेशानी यह है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मूलभूत जो परेशानियां हैं उनसे देश को डिरेल कर दिया जाए। आप इतना बताइए, आपके खुद के अखिलेश यादव के ऊपर भी इलीगल माइनिंग के ईडी के भी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है। जब तक आप वो गिनते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे एक चीज का बात जरूर जवाब दीजिएगा कि जहां जिस पार्टी के गुंडों ने बौजाई को नहीं छोड़ा, अच्छी तरीके से दृश्य याद है मुझको कि वो रैली के ऊपर स्टेज पर चढ़ के भाषण देने चढ़ी तो समाजवादी पार्टी के गुंडे ही चढ़ गए स्टेज के ऊपर, स्टेज तक तोड़ दिया और उनको बचा के, उनकी इज्जत आबरू बचा के आपको साइड में किनारे ले जाके गाड़ी में ले जाके फरार करना पड़ गया था। तो इज्जत की बात मत कीजिए। आप लोग मानते हैं बलात्कारी लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब रही बात आपकी अलकायदा अरेस्ट की, फर्क इतना है आप तो अरेस्ट नहीं करते थे। आप तो 2012 में कह रहे थे जितने दंगाई हैं, जितने मुस्लिम गुनाहगार हैं अभी जेल में हैं, हम उन सबकी रिहाई मांगेंगे। कल प्रधानमंत्री ने आके जो स्पीच दी है काशी को लेकर, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर क्लीन चिट दिया। कोरोना वाली बात जो है वो पचती नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा किसी के कि क्यों उन्होंने इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा तारीफ करी, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना में दुर्व्यवस्था हर सीमा पार हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। फिर भी अगर प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं और कहते हैं अभूतपूर्व है और अनपैरेलल्ड है, तो इसके पीछे कोई राज जरूर है। क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि वो एक नया नैरेटिव क्रिएट कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का चेहरा लेकर के चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। अयोध्या का मंदिर रहेगा, हिंदुत्व रहेगा। योगी आदित्यनाथ के से ज्यादा बेहतर हिंदुत्व का चेहरा इनके पास नहीं है। जरा बताइए, पार्टी के अंदर सवाल खड़े करना संघ की सोच हो जाती है। आज ये कहकर क्या उन परेशानियों का अंत हो जाएगा, निकल जाएगा सुलह का फॉर्मूला आपका पंजाब और राजस्थान में? अंजना जी, जिस परिप्रेक्ष्य में आज राहुल जी ने बात की, करीब 3,500 हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर को संबोधित कर रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि राहुल जी ऐसे काफी लोग हैं आज जो कोरोना का हैंडलिंग है बीजेपी का उससे नाराज है, नोटबंदी की बात हो, जिस प्रकार से चाइना हमारे देश में घुस रहा हो और सरकार झूठ फैलाने का काम करे, हमको कैसे उनको जोड़ना चाहिए। तब राहुल जी ने बात कही कि कांग्रेस की विचारधारा देश को बचाने की विचारधारा है, वहां डर का कोई काम नहीं है, यहाँ कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। ऐसे लोग चाहिए हमको जो सिर्फ देश की बात करें। कांग्रेस की विचारधारा है कि हमको देश को कुछ भी करके बचाना है, और ऐसे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, जो डर गए हैं, ऐसे लोगों को हमारा काम नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा की बात करेंगे, उनका स्वागत है। क्या गलत कहा उसमें? देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, वैसे ये सीरियस डिबेट है नहीं। राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे तो वो गीत है ना, 3 बज गए पार्टी अभी बाकी है, इनके यही होने वाला है। हर्ष इनका यही होने वाला है, 3 बच गए हैं पार्टी अभी बाकी है। ये गुलाम नबी आजाद जी संघ के एजेंट थे, कपिल सिब्बल जी संघ के एजेंट, शशि थरूर, ये इतने हाईफाई इंग्लिश बोलते हैं, ये संघ के एजेंट। आप बताइए, ये सारे लोग संघ के एजेंट थे। ये सचिन पायलट संघ का एजेंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हमारे पास आ गई। बताइए, ये सारे संघ के एजेंट यहां बैठे हुए हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं इनको? क्यों नहीं निकाल? हमने बोला है। अंजना जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के वक्तव्य को आप देख लें तो आप उस पर सिर्फ हंसी और ठहाका लगा सकते हैं। कोई आदमी यदि आईटीओ पे चौक पर आकर के यदि मूर्खतापूर्ण बातें करे तो उस पर बात नहीं हो सकती। उसको लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकता। राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं ले सकते। वो आरएसएस के बारे में क्या बोलते हैं, किस संगठन के बारे में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी बौद्धिक वर्ग उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। युद्ध के मैदान में पत्रकारिता करना जान की बाजी लगाने जैसा है। ये दानिश की वॉर रिपोर्टिंग की आखिरी कवरेज का वीडियो है। 13 जुलाई को अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे वाले इलाके में
अफगानी फोर्सेस के साथ संघर्ष को कवर करने के दौरान उनकी गाड़ी पर रॉकेट हमला हुआ था। उस हमले में दानिश बाल बाल बचे थे, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हर पल जान के खतरे के बीच वो लगातार वॉर जोन में डटे थे। दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। वो मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे और अफगानिस्तान में जारी हिंसा की कवरेज के असाइनमेंट पर थे। वो अक्सर संघर्ष के इलाकों के हालात को अपनी तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने लाते थे। 15 मिनट का रेस्ट लेने के कैप्शन के साथ दानिश ने ये तस्वीर 15 घंटे तक चले एक रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करने के बाद पोस्ट की थी और फिर एक ऐसे ही मिलिट्री ऑपरेशन को कवर करने के दौरान दानिश की मौत कंधार के इस्पिन बोल्डक जिले में तालिबानी हमले में हो गई। वो पिछले करीब 11 सालों से रॉयटर्स में थे, लेकिन उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया टुडे में बतौर न्यूज रिपोर्टर की थी। इंडिया टुडे में उनके साथी रह चुके पत्रकार उनकी मौत की खबर से दुखी हैं। I am extremely shocked and heartbroken to learn about the death of Danish Siddiqui, a brilliant photographer working for Reuters. Danish has covered some of these major events in the recent times. I remember his work, his stupendous images of the Rohingyas, which won the Reuters team the Pulitzer Award. And, you know, I followed his work over time, his brilliant images of the Delhi riots, his coverage of the COVID crisis. We were together in an assignment in Ladakh. He told me that he has resigned and he is going to join Reuters as a photojournalist. We had a long debate. Why does he want to leave reporting? He's in National Bureau, he's doing good. Why does he want to become a photojournalist? He was very passionate about clicking photos. So he said, this is my passion and I am pursuing my passion.